हाँ भाई, क्या हाल है भैया। स्पोर्ट्स की तो काफ़ी हम बातचीत करते रहते हैं। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इन चीज़ों पे काफ़ी फोकस रहते हैं। खासतौर पे पाकिस्तान में क्रिकेट हर वक्त चलती रहती है, लेकिन ई स्पोर्ट्स यानी वीडियो गेम की दुनिया भर में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक तरफ और वीडियो गेम यानी ई स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री एक तरफ, इतना वो रेवेन्यू कमाती है। बट सैडली यहाँ कहा जाता है जी वीडियो गेम खेलने से आंखें खराब होती हैं या फिर बच्चों को नहीं खेलना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारे स्टिग्मास टूटते जा रहे हैं जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। और इस स्टिग्मा को तोड़ने में अरसलान ऐश का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये पाकिस्तान के इतने बड़े गेमर हैं। इन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का झंडा कहाँ कहाँ नहीं मनवाया। टेकन के वर्ल्ड चैंपियन है और 12 न्यूज़ में आते रहते हैं। तो आज ही हमारे स्टूडियो में आते हैं। उनके साथ हमने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। उनकी जर्नी कैसी रही, किस तरह वो पहले डॉक्टर बनना चाहते थे, फिर सीए करना चाहते थे, ये सारी जर्नी बताएंगे। और कौन कौन से मुल्कों में गए और कौन से मुल्क बड़े ज़बरदस्त हैं और कहाँ कहाँ उन्होंने पाकिस्तान का झंडा मनवाया, पाकिस्तान का लोहा मनवाया। आइए चलते हैं इस पॉडकास्ट में, देखते हैं। अरसलान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और बहुत खुश हुई। और आपको जब भी हम देखते हैं किसी पेज पे या किसी न्यूज़ में, तो माशाल्लाह आप कुछ जीत ही रहे होते हैं। अल्लाह आपको ज़ाहिर है माशाल्लाह और कामयाबियाँ दे। तो जो हमारी ऑडियंस जो कि ई स्पोर्ट्स से कनेक्टेड नहीं है, आप उनके लिए थोड़ा ब्रीफली बताएं कि आपने कौन कौन सी चैम्पियनशिप्स जीती हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग मी। मैं अभी काफ़ी दुनिया में मुकाबले खेल कर आया हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि अगर मैं 10 मुकाबले खेलता हूँ तो मैं 8 तो लाज़मी जीतता हूँ माशाल्लाह। तो अभी यूरोप के अंदर काफ़ी, यूके के अंदर, यूएसए के अंदर, थाईलैंड में, जापान में, जहाँ भी इंडोनेशिया में रिसेंटली आईएसएफ जीत के आया था। तो काफ़ी दुनिया के मुल्कों के अंदर जीत के आया हूँ। और ये सब टेकन हाँ, गेम होते हैं। मैंने रिसेंटली बीच में स्टार्ट की थी किंग ऑफ फाइटर भी, फाइटिंग गेम। असल में गेम्स में फ़र्क है, जिस तरह के आप पबजी एक शूटिंग गेम है, हाँ। इसी तरह CSGO भी एक शूटिंग गेम है। इस तरह एक FGC कैटेगरी है, FGC को स्टैंड करता है कि फाइटिंग गेम कम्युनिटी। किंग ऑफ फाइटर तो मैंने भी बचपन में खेली यार, मैं किंग ऑफ फाइटर, बस वही किंग ऑफ फाइटर मैंने स्टार्ट की थी। किंग ऑफ फाइटर 15 आ गई अब। आपके टाइम पे शायद क्या 1 थी 95 आई थी, हाँ, शायद 95 पहली गेम थी जो रिलीज हुई थी। 93 थी, इतना याद नहीं है। और इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट 3D गेम्स। हाँ, मतलब हम जो गेमिंग आर्केड में खेलते थे सारे 2D ही चलते थे उसमें। बिल्कुल। तो मुझे याद है किंग ऑफ फाइटर जब आया था, मैं ये कैरेक्टर घूम कैसे रहा है। हाँ, हम इसी भी क्लीन बोल्ड हो जाते थे यार, ये हो क्या रहा है। हाँ। तो किंग ऑफ फाइटर में भी जीत के आया था मैं, यूके के अंदर। सही। तो FGC में खेलता हूँ मोस्टली। तो मैंने टेकन और किंग ऑफ फाइटर दोनों स्टार्ट की थी, लेकिन मेरे लिए बाद में बड़ा मुश्किल हो गया था मेंटेन करना दोनों गेमों को एक साथ। तभी मैं टेकन को ही मैं खेलता हूँ। सही। अच्छा, और रियल लाइफ में भी आप इतनी लड़ाकू हैं या खाली गेम तक? नहीं इतना लड़ाकू नहीं, मैं बहुत जेंटलमैन हूँ और लड़ाई वगैरह बिल्कुल नहीं करता। जिम शिम बस करने का शौक है कोई। हाँ, वो मैं देख रहा हूँ, तुम रेडी हो रहे हो। तुम भी ना कोई पांडा वांडा बन जाओगे इसमें से कोई पांडा। तुम कौन से ज़फीना हो या? ज़फीना आप हो? हाँ, ये है आज जी। वाह भाई वाह, सही। और ये यूके में हो रहा था? ये मुकाबला यूके के अंदर हो रहा था, बिल्कुल सही। बर्मिंघम के अंदर हो रहा था। और मैं बर्मिंघम में जब गया था, वहाँ पे तो एक मिनी पाकिस्तान कहते हैं बर्मिंघम को। सब भी पाकिस्तान ज़्यादा है। हाँ, वहाँ पे हर दुकान पे आप जाओ या कहीं भी आप जाओ, वहाँ पे आपको पाकिस्तानी मिलेंगे। तो वहाँ पे फील ही नहीं आ रही थी कि मैं बाहर आया हूँ। हाँ, तो हर जगह ही पाकिस्तानी लग रहा था कि आप पाकिस्तान में हो लेकिन फ्यूचर में आ गए हो। हाँ, सड़कें अच्छी हो गई। एग्जैक्टली, हाँ, सड़कें तो बहुत अच्छी हो गई। अच्छा, तो ये बताओ कि आपने गेमिंग स्टार्ट कैसे की? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं, आपका ताल्लुक लाहौर से है? हाँ जी। वहीं पैदा हुए हो, वहीं स्कूलिंग की जी। पढ़ाई क्या क्या की आपने? अच्छा, मैंने पढ़ाई में, मैं शुरू में लोगों को लगता है कि मैं गेम में अच्छा हूँ तो पढ़ाई में बहुत बुरा हूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ाई में मैं हमेशा फर्स्ट आता था। तो ये काफ़ी लोगों को नहीं पता, लेकिन जो मैंने चीज़ें हैं, ये जो फर्स्ट आना और हमेशा जीतना, ये मैंने मम्मा से सीखे। क्योंकि वो भी ना छोटे होते स्कूल में वो रनर थी, मतलब भागा किया करती थी और फर्स्ट आया करती थी उसके अंदर भी। और अपने स्कूल में भी फर्स्ट आया करती थी। तो मैं मम्मा से काफ़ी अटैच था शुरू में, तो उनसे मैंने सब कुछ सीखा। और मैं स्कूल में भी बहुत लाइक था, यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी बहुत लाइक था। मैंने FSC की थी मेडिकल के अंदर, क्योंकि मैं चाहता था डॉक्टर बनूँ हमेशा से। मेरी मम्मा की भी ख्वाहिश थी और मेरी भी ख्वाहिश थी डॉक्टर बनूँ। लेकिन फिर FSC के बाद मम्मा को लगा कि डॉक्टरी में पता नहीं पैसा नहीं है या क्या नहीं है, या काफ़ी अर्से बाद किसी ने मम्मा को कहा कि इतना फ़ायदा नहीं है। तो मैं अरसलान अगर CA कर ले, क्योंकि पढ़ाई में अच्छा है, तो चार्टर्ड अकाउंट का आगे फ्यूचर है। चार्टर्ड अकाउंट काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, तो मैं CA करने लग पड़ा। तो इंटर CA मैंने किया और
फिर मुझे चूज़ करना पड़ा गेमिंग को और अपने कैरियर को कि क्या मैं सीए कंटिन्यू करता रहूं या मैं गेमिंग की तरफ जाऊं। तो उस टाइम पे वो एक रिस्क था कि क्या करना चाहिए मुझे। सारे अगर आपसे भी पूछूं तो आप भी कहोगे कि गेमिंग में क्या रखा हुआ है, आप सीए करो, सीए में पैसा है, शादी करोगे, ये करोगे। तो एक जो टिपिकल सोच आती है हमारी, या जो एक चीज़ है, लोग कहेंगे कि नहीं इसी में फ़ायदा, क्योंकि पढ़ाई में ही नज़र आता है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने आज इतना फेम है, आज इतना मैंने अर्न किया, या जो भी अचीवमेंट्स है मेरी, वो मेरी गेम की वजह से हैं। तो फिर मैंने वो चूज़ किया गेम को। मैंने कहा नहीं, मैं अपने शौक़ से पैसा कमाऊँगा, और शायद अगर मैं चार्टर्ड अकाउंट होता था मैं खुश ना होता जितना मैं आज हूँ। सही, बिकॉज यू आर डूइंग जो कि आपका पैशन है। जी हाँ। अच्छा, आप लोग कितने बहन भाई हो? हम 3 बहनें 3 भाई हैं। और आपसे बड़े? मैं सबसे छोटा हूँ। आप सबसे छोटे हो? सबसे छोटा। तो फैमिली में ये प्रेशर नहीं आया कि जी बड़े भाई ने ये किया है, बहन ने ये किया है, तो तू किस वाले जा रहा है भाई? एग्जैक्टली, ये चीज़ें आजकल में शायद इतनी ना हो, लेकिन जब मैं गेम खेला करता था तो मुझे बहुत ज़्यादा मार पड़ा करती थी, और ये बातें मुझे रोज़ सुनने को मिलती थी। और इवन के गेमों में जाकर लोग मुझे मतलब मुझे भाई मेरा मारा करता था, लाइक इतनी मुझे मार पड़ा करती थी। अम्मी कभी पकड़ के ला रही हैं, कभी भाई को लेने भेजा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें थी, वो बातें ताने भी सुनने को मिलते थे अम्मी को ख़ानदान की तरफ से कि क्या करेगा बड़ा हो, कि क्या बनेगा, इतनी गेमें खेल रहा। तो ये सारा प्रेशर था मेरे ऊपर। बिल्कुल। अच्छा, तो गेमिंग पहले आपने आर्केड से शुरू की, दुकानों से? हाँ बिल्कुल। मेरे मोहल्ले, मेरे घर के हमारे इनफैक्ट बिल्कुल सामने एक शॉप हुआ करती थी, अभी हम बात कर रहे थे रेट्रो गेम्स के बारे में, और वहाँ पे टेकन 3 हुआ करती थी। सही। तो वो खेला करते थे हम बिल्कुल सामने अपने। और वहाँ तो पूरे मोहल्ले को हराते थे? हाँ ये आने से गेस किया, मैं पूरे मोहल्ले को हराया करता था। तो ये गिफ्ट था, मैं समझता हूँ कि हर कोई नहीं हरा सकता। मैं छोटा सा था बिल्कुल, मुझे भी याद है, मेरे हाथ नहीं पहुँचा करते थे, इतना छोटा। आपने देखा होगा जो पाकिस्तान की मशीनें होती हैं काफ़ी ऊंची होती हैं, तो अक्सर मेरी मम्मा करती थी सिलाई भी साथ ना, सिलाई स्कूल था उनका, और पेंटिंग भी सिखाया करती थी, किया भी करती थी। तो हमारे घर में, आप में शायद याद हो पुराने, अगर थोड़ा पास में जाएँ तो लोगों के जो घरों में सिलाई करने वाली थी वो पीढ़ियों पे बैठ के सिलाई किया करती थी। पीढ़ियों पे बैठ के नहाया भी हूं मैं। हाँ वो वाला दो। तो वहाँ से मैंने बाथरूम से पीढ़ी लेके जानी, गेमों में सामने लेके जाके रख के मैं ऊपर खड़े होके गेम खेली। अम्मा बैठी है जी, मैंने सिलाई करनी है, पीढ़ी कितने गई। एग्जैक्टली। सही। तो उस पे खड़े होके गेम खेलते थे। अच्छा, तो फिर तुम्हें कब एहसास हुआ कि यार इसको मैं नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता हूँ? मोहल्ले को तो पूरा हरा दिया। और ये कौन से सन की बात है? ये सही इतना याद नहीं, आई थिंक ये 2000 की बात है, 10-13 साल पहले की बात है, या मैं जब 7 या 8 साल का था। अब मैं 27 साल का हूँ, तो 20 साल पुरानी बात है। तो 2003 की बात है। 2003 की होगी। सही है। तो तुम 27 साल के लगते नहीं हो। हाँ, मैं तो 20-21 साल छोटा लगता। हाँ। अच्छा, तो फिर तुमने जब मोहल्ले को हरा दिया तो तुम्हें फिर कैसे एहसास हुआ? क्योंकि उस वक्त तो इंडस्ट्री भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो तुमने कैसे सोचा कि इसको नेक्स्ट लेवल, फिर कोई टूर्नामेंट खेला मोहल्ले में? हाँ। फिर मैं आहिस्ता आगे गया। मतलब जब मैं, ये 2003 की बात है, लेकिन 2012 के अंदर मैं खेलता रहा, मोहल्ले को आना पड़ा। फिर दोस्तों ने कहा कि अब उस मोहल्ले समनाबाद में गेमें हैं, वहाँ पे एक चैम्पियन है, तो मैं वहाँ लेके चलता हूँ। पहले हम दरोगे वाले लड़ा करते थे, तो फिर समनाबाद गया। वहाँ से फिर किसी ने कहा कि एक फैसलाबाद में बड़ा अच्छा प्लेयर है, वहाँ चलते हैं। तुम नूरी नथ की तरह पूरे पंजाब में घूम रहे थे कि मुझे हराएगा कौन। हर बंदे को हराया। फिर किसी ने कहा कि कराची में टूर्नामेंट हो रहा है, कराची में चलते हैं। तब एक ही वाला वाक़या शायद किसी को नहीं पता, तो कराची में टूर्नामेंट था, और घर वाले तो कराची को समझते हैं, कराची में बंदा जाता है बोरी में वापस आता है। इस तरह की बातें पहले हुआ करती थी। अभी भी करते हैं, अभी भी, पहले तो बहुत किया करते थे लोग बातें। तो मम्मा नहीं जाने दे रही थी, तो मेरी पैशन था। मैंने कहा नहीं, मैंने अब जाना है। तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, कहते नहीं कराची नहीं जाना, कहीं भी चल जाओ, कराची ना जाओ। तो फिर मैंने क्या किया, पैसे भी नहीं थे, मैंने अपने दोस्त को पकड़ा और मैं चला गया। मैंने रास्ते में फ़ोन किया कि मैं कराची जा रहा हूँ मम्मा को। तो मम्मा ने दुआएं दी, कहती हैं चलो ठीक है, ध्यान से जाओ। तो फिर कराची जाके जीता। फिर कराची में कहाँ था टूर्नामेंट? ये एट्रियम मॉल था, सदर में वहाँ पे हुआ था टूर्नामेंट। हाँ, उधर टूर्नामेंट हुआ था। अच्छा, तो तुम्हें उसका कैसे पता चला था? फेसबुक पे पता चला था? उसके लिए क्वालिफायर्स हुए थे DHL लाहौर के अंदर। उन्होंने कहा था कि जो यहाँ पे जीतेगा वो कराची जाएगा खेलने, और वहाँ पे जो जीतेगा वो जाएगा आगे खेलने। लेकिन तब ना, अभी भी ये है काफ़ी जगह पे चीज़ कि ना लोग पैसा बहुत खाते हैं इंडस्ट्री के अंदर। तब हमें जो कहा गया था कि कराची में जाओगे फिर आपको बाहर भेजेंगे, तो भेजा नहीं गया, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा खा लिया था।
ये एक आम सी चीज़, पहले तो बहुत ज़्यादा आम चीज़ हुआ करती थी कि पहले सोशल मीडिया पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोग जाएं तो कहाँ जाएं, रिपोर्ट नहीं कर सकते पुलिस में। अब तो है कि सोशल मीडिया पे आप बता सकते हो और ये चीज़ें हैं आम। तब तो उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं हुआ जाने। तो कराची जीता फिर तुमने? कराची जीता मैंने। अच्छा, और वहाँ से फिर बाहर कहाँ जाना था? बाहर जाना था हमने कोरिया, लेकिन नहीं भेजा उन्होंने कहा कि नहीं कोई मसला हो गया, फंडिंग हो गया, ये तो इस तरह मेरी एक जर्नी रही है। फिर मैंने मतलब सोचो तुम अगर उस वक्त कोरिया जाते और तुम उस वक्त जीतते तो तुम्हारी मतलब अभी भी माशाल्लाह यू आर एट टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मगर तुम्हारी जर्नी बहुत शुरू से शुरू आज से मतलब अब 9 साल पहले से शुरू हो सकती थी। लेकिन तब मुझे लगता था कि मेरे रिफ्लेक्सेस ज़्यादा तेज़ हुआ करते। इस तरह कि मैंने सुमैल का केस देखा है। जब सुमैल था कोई 12-13 साल का, वो तब से ही प्रो बन गया था। सुमैल कौन है? सुमैल डोटा का प्लेयर है। अच्छा, हाँ, जो पाकिस्तानी वो बड़ा फेमस आपने सुना होगा। तो डोटा का प्लेयर है, वो 12-13 साल की उम्र में ही चला गया था यूएसए, शिफ्ट हो गया था शायद उसके बाद, क्योंकि उसे नज़र आ गया था कि पाकिस्तान की गेमिंग इंडस्ट्री काफ़ी देर बाद भाई सबको नज़र आ जाती है कि ओवरसीज पाकिस्तानी बनने में ही फ़ायदा है हमारा। तो उसने उसकी विनिंग कितनी थी सुमैल की? कोई बहुत ज़्यादा थी, आई गेस सर्च करना पड़ेगा। मिलियंस ऑफ डॉलर। 13 साल का बच्चा, और कहाँ का था वो था इस्लामाबाद का शायद। यार हमने भी इस्लामाबाद को बर्गर बोल के किया हुआ है। 9 बजे सो जाते हैं। कराची या इस्लामाबाद में किसी से था, कंफर्म नहीं है मुझे। चले वो हम रिसर्च करके डाल देंगे। अच्छा, वो चला गया यूएस? हम बिल्कुल अभी तो वो बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है दुनिया का, और एक नाम है उसका, डोटा खेला करता है अभी भी, डोटा खेलता है। नाइस यार। तो तुम्हें ख्याल नहीं है कि यार मैं भी फिर कोरिया शोरिया मुझे इवन के ऑफर्स आई थी, मैं बोरिया बिस्तर करके कोरिया चला जाता हूँ। बिल्कुल आया ख्याल, इवन ऑफर्स आई थी मुझे, जापान से ऑफर आई थी कि आप आए जापान, आप हम यहाँ सर हम वीज़ा ढूंढ रहे हैं जापान का। एम्बेसडर के ऑफिस में भाई के हमें जापान जाना है, हमें वीडियोस बनानी है आपके मुल्क में, इतनी अच्छी हिस्ट्री है, जवाब नहीं आ रहा, उधर जापान बुला रहा है। वाह यार वाह। देखिए सर, ये होती है कदर टैलेंट की। हम जब तक रिकग्नाइज करते हैं कि टैलेंट है, बाहर वाले ले जाते हैं। एग्जैक्टली। इवन गेमिंग तो जापान में बहुत हैवी है। हाँ, उस पर भी आएंगे। अच्छा, तो फिर वो वहाँ चला गया। अच्छा, तो कराची के बाद फिर क्या हुआ 2012 के बाद? कराची के बाद एक वक्त था कि फिर मैंने कहा पाकिस्तान में तो मैंने हरा लिया सबको, मतलब अब तो कोई बचा नहीं है, अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या? तो फिर मैंने कहा नेक्स्ट स्टेप ये है कि वो आप में एक चीज़ आ जाती है, क्या कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि आपने पूरे पाकिस्तान को तो फतेह कर लिया के साथ। अब क्या करें, अब बाहर चलते हैं। फिर वो लीग मुझे क्लिक किया कि यार पाकिस्तान में तो कोई नहीं है हराने वाला। फिर मैं कोरियंस के मैच देखा करता था, जापानीज़ के मैच देखा करता था, और मैंने कहा इनको मैं हरा सकता हूँ जितनी मेरी अपने आप भी यकीन होता है। मतलब तुम गेम देख के भी अंदाजा लगाते हो कि मैं होता मैं एंज पंच मारता। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही था कि ये जो चीज़ें खा रहे हैं ये मैं नहीं खा सकता था। तो फिर वहाँ से मुझे क्लिक की चीज़। फिर मैंने दोस्तों से, जिस तरह कि आप मेरे अगर दोस्त हैं, मैं आपसे कहा कि यार मैंने जाना है, आपको तुम्हें लगता है मैं जीतूंगा? तुम कहोगे हाँ लगता है मुझे जीतोगे। तो फिर अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह। अच्छे, हाँ, तो दोस्तों ने थोड़ा सपोर्ट किया, फैमिली ने तभी सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि अभी जब मैं नहीं जीता था, जब मैं अरसलान ऐश नहीं था मतलब सो कॉल्ड, तो तब मम्मा भाई वगैरह ने कहा कि किस तरह हराओगे, कोरियंस हैं वो, तो जापानीज़ हैं वो, तो ये एक बड़ी चीज़ है जो देखी जाती है कि यार कोई वो अलग ही मखलूक है। हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब वो कहते हैं कि बाहर वालों के पास टैलेंट है, पाकिस्तानियों के पास टैलेंट नहीं है। तो हम मानते हैं कि वसाइल कम है, लेकिन टैलेंट पाकिस्तान में बहुत बहुत कूट के बड़ा है। इवन क्रिकेट को देख लें आप, गेमिंग को देख लें, किसी भी शोबे में देख लें, टैलेंट तो बहुत है पाकिस्तान के अंदर। तो वो फेडरेशन है पैसा खा जाती है। फेडरेशन जब वही वाला सीन मैंने बताया, कोरिया वाली फेडरेशन पैसा खा जाती है। सही। अच्छा, तो फिर उसके बाद तुम कहाँ गए पहली बार? पहली बार मैं गया मलेशिया के अंदर। ये कौन सा सन था? ये 2018 की बात है। 18, यानी तुम 12 में पूरा पाकिस्तान हरा चुके हो और 6 साल जाया हुए हैं। 6 साल जाया हुए थे। अच्छे रिफ्लेक्स वाले साल। एग्जैक्टली, आप समझिए, अच्छे रिफ्लेक्सेस वाले साल जाया हो गए। क्योंकि मुझे लगता है कि जो आप टीनेज होते हैं ना आप, तब आपके रिफ्लेक्सेस सबसे तेज होते हैं। अभी मुझे खुद फील होता है कि मेरे जो पहले रिफ्लेक्सेस थे उतने शार्प नहीं है। हाँ, एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज़्यादा आ गया उस चीज़ों का, लेकिन जो पहले हुआ करते थे शार्प रिफ्लेक्सेस, वो इतने शार्प नहीं है, क्योंकि और जब और बूढ़ा होता जाऊँगा तो और कम होते जाएंगे। ये एक फैक्टर है। इससे आप खैर है तुम्हारे ओपोनेंट ना सुन रहे हो भाई, सबटाइटल मत लगाना। एक कोरियन बैठ के सुन रहा हो, अच्छा अरसलान जो है ना तेज नहीं है तो मैं एंज पंच मारूंगा। अच्छा, फिर मलेशिया का वहाँ पे क्या हुआ? मलेशिया में मैं हार गया था मैं, क्योंकि पहली दफ़ा फेस किया कोरियंस को, जापानीज़ को। एक्सपीरियंस कैसा था? पहली बार तुम लाहौर से निकल के कोलालमपुर गए। उससे पहले मैं गया था ओमान। मेरा एक राउंड ट्रिप था ओमान से कोलालमपुर, फिर वापस पाकिस्तान। सही। तो ओमान में मैं जीत गया था, क्योंकि वहाँ इतने अच्छे प्लेयर नहीं थे।
मतलब अच्छे थे, वो ढीले थे, अरबी ढीले। तो वहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये हुई ओमान के अंदर कि वहाँ पे एक टीम आई थी V/ करके, दुबई की टीम। तो उन्होंने देखा कि ओमान के अंदर मैं आया हूँ, मैंने किसी को सांस भी नहीं लेने दिया, और वो कहते हैं कि उन्होंने इंटरव्यू किया कि क्या प्लान है, तब इंग्लिश भी नहीं आती थी बोलने में, यस यस नो नो करी जा रहा कहते आर यू गोइंग टू मलेशिया, मैं कहा यस नो यस, वो वाला भी वक्त था। तो कहते हैं कि अगर जा रहे हो तो हमारी ना शर्ट पहन जाओ, अगर तुम अच्छा परफॉर्म करोगे, टॉप 8-9 में आए, मतलब टॉप 8 में अगर आए तुम, तो हम तुम्हें स्पॉन्सर कर देंगे। सही। तो फिर मैं जब वहाँ गया मलेशिया के अंदर, तो मैं आया 9th पे। सो क्लोज। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं तुमने अच्छा परफॉर्म किया, तो वहाँ से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हो गई, उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया मुझे। ज़बरदस्त। पैसे नहीं देते थे, लेकिन इवेंट्स खिलाने लग पड़े बाहर, तो एक ये था मेरा आगाज़। तो इवेंट्स पे भेज दिया करते थे। हाँ, फिर नेक्स्ट कहाँ गए? फिर मलेशिया के बाद दुबई गया, और दुबई से सही हाइप बनी, क्योंकि दुबई में मैंने पहली दफ़ा, जो नी है एक प्लेयर है, जिस तरह के बाबर आजम है पाकिस्तान का सबसे अच्छा प्लेयर, इस तरह दुनिया का सबसे अच्छा प्लेयर है, नी हुआ करता था, अभी भी है। ये कहाँ का है? ये कोरिया का है। अच्छा। कोरिया की टेकन दुनिया की सबसे अच्छी टेकन है। हाँ। अभी रिसेंटली पाकिस्तान को कहते हैं कि पाकिस्तान की टेकन से पाकिस्तान के ऊपर आ गया टेकन। सर दुनिया की बजाई हुई है लॉन्डो ने, बच्चों ने यार, कोरियंस को। अबे भाई, अच्छा फिर? तो अच्छा, नी दुबई में मिला तुम्हें? नी दुबई में मिला। फिर तो नी को जब मैंने हराया, बहुत बहुत मतलब कि इजीली नहीं, वो टफ था, लेकिन मैंने बड़ा ना इस तरह हराया कि लगा कि तो 1-sided मैच है। ओए होए। तो वो एक वक्त था जब मैं वायरल हो गया, क्योंकि टेकन की दुनिया में कि लोग थे कि नी को कोई हरा नहीं सकता, नी तो अनबीटेबल है। तुमने नी की नी बैंड कर दी इसकी मैं बोले तो नी को हरा दिया था। सही। तो वहाँ से मैं सही फेमस हुआ। सही। फिर उसके बाद क्या जर्नी रही? फिर लोगों ने कहा कि फ्लूक लग गया, एक दफा होता है, कोई नहीं बंदा। ये कौन लोग थे? अपने लोग थे? नहीं, ये पूरे तकरीबन पाकिस्तानी थे मोस्टली। तो सर एक तो ये जेलसी ना यार, सपोर्ट करना सीखो। तुक्का लग गया, ये हो गया, तू आके खेल ले वल्ली वल्ली। अच्छा फिर? तो पहली दफा आगे आए तो लग गया, फ्लूक लग गया, नहीं नेक्स्ट टाइम नहीं हरा लेगा, मतलब वो इतने फैन फॉलोइंग है उस नी की। तो फिर नेक्स्ट टाइम वो मुझे मिला जापान के अंदर। फिर नेक्स्ट टाइम था ईवो जापान। तो ईवो असल में टेकन का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है। यहाँ से मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ ईवो जापान से। हाँ, वो वाली स्टोरी पूरी दुनिया को पता होगी। हाँ, जो पोस्ट कार्ड देखेंगे ईवो जापान से मुझे ईवो जापान, तब मैं गया ईवो जापान, उससे पहले की स्टोरी कवर कर लिया हमने। हाँ। तो ईवो जापान गया, वो सारा जो बू खाना जो भी जैसे भी गया आपको पता है, मसले मसाला है मतलब। अच्छा, ये दुबई वाला स्पॉन्सर चला गया था? नहीं, उसी ने भेजा था। लेकिन तो वो क्या करते थे, टिकट वीजा वगैरह करा के देते? लेकिन आज से पहले उसने किसी पाकिस्तानी को स्पॉन्सर नहीं किया था। उससे नहीं पता था कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के कितने मसले हो सकते हैं। उसने था कि नीचे से 2 नंबर। हाँ ओके। फिर उससे था कि ऐसा यूरोप का पासपोर्ट है, तो उसने मुझे टिकट करा दी। आप तो जाते ट्रैवल करते होंगे, अगर आप किसी मुल्क में यहाँ से जा रहे हैं कतर एयरवेज में, और वहाँ जाके आप जा रहे हैं एयर जापान, हाँ एयर जापान या एयर कोरिया में, उसने मुझे ऐसे टिकट करा दी, सस्ती पड़ी थी, या सिंगापुरियन एयर करा दी थी उसने। आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ से आपका है मलेशिया के अंदर, और मलेशिया से आपकी कोई और ही एयरलाइन है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको सेम एयरलाइन में जाना पड़ता है आपको। हाँ, उसने इस तरह टिकट कराई मेरी कि यहाँ से थी मेरी इतिहाद, और वहां से कोई कोरियन, उसके लिए आपको इमिग्रेशन पार करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं पता है इसने क्या किया होगा, उसने वन वे कराया यहाँ से मलेशिया, वहां से इमिग्रेशन हुई बाहर। मलेशिया का तो वीजा है नहीं इसके पास, नहीं मेरे पास, घूम के आ जाएगा और सस्ती फ्लाइट वहां से वन वे, वो एग्जैक्टली मलेशिया में ही रोक लिया होगा। मलेशिया में रोक लिया। देखा सर, वो इमराती है ना, उससे बोला जैसे हमारा पासपोर्ट है दुनिया का, ऐसा ही होता होगा। ऐसा ही एग्जैक्टली। तो दुबई वालों को तो लगता है हमारा पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें तो इशू नहीं होते। बिल्कुल है। तो उसने ऐसे टिकट करा दी। तो अब उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास तो वीज़ा ही नहीं है। हाँ। तो उसने तो मैंने कहा कि नहीं है मेरे पास वीज़ा। मतलब तुम्हें इतनी भी अवेयरनेस नहीं थी, मुझे ये भी टाइम था। हाँ, वो भी टाइम था। तो मैं खुद पहली दफ़ा जा रहा था, क्योंकि दुबई का तो एक ही फ़्लाइट, वहाँ पे कनेक्टिंग फ़्लाइट का पहली दफ़ा सुना था मैंने कि कनेक्टिंग फ़्लाइट भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे दुबई गया था और मलेशिया की भी सिंगल फ़्लाइट है। सही है। हाँ, तो कनेक्टिंग फ़्लाइट तो पहली दफ़ा देखी थी। तो एक ये वाला भी इशू है, उससे भी नहीं पता था कि ये वाले इशू हो सकते हैं पाकिस्तानियों को। फिर करेंसी मेरे पास नहीं थी, मैं कहा पाकिस्तानी जाके एक्सचेंज करा लूंगा दुबई के अंदर। पाकिस्तानी दुनिया में कहीं नहीं ली जाती, कहीं नहीं लिया जाते। बाद में पता लगी वहाँ जाके जापान गए थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी करेंसी, ये कौन सी करेंसी? मैंने कहा यार ये बहुत बैड सीन हो रहा है। हाँ। लेकिन मैंने फिर भाई मैं इराक गया था, वहाँ भी नहीं ले रहे थे ना। करो इराक नहीं। हाँ, वो कह रहे हैं हम अपनी जैसी भी है हमारी, हम तुम्हारी नहीं लेंगे। कोई नहीं लेता हमारी करेंसी। अच्छा
तो फिर मैं कुछ खा भी नहीं सका क्योंकि मेरे पास पाकिस्तानी करेंसी अरे थी। हाय, तुम्हारा बैंक कार्ड भी नहीं होगा? नहीं, बैंक कार्ड भी नहीं था मेरे पास, बैंक बनाया नहीं था मैंने तब। और फिर उसके बाद आके बनाया था, लेकिन उससे पहले बैंक अकाउंट भी नहीं था। खाया कैसे? तो खाया नहीं ना, फिर तो यही तो इशू था जो पूरी स्टोरी है जापान की। तभी जब पूरी दुनिया जाने लग पड़ी थी, 2 दिन तकरीबन 1.5-2 दिन कुछ नहीं खाया, और पानी पिया बस थोड़ा सा। एयरपोर्ट पे थे तुम? एयरपोर्ट पे था, कोलालमपुर पे था, और मैं एयरपोर्ट वालों के कहा था कि ले लो, और तो वो भी कहते नहीं लेंगे हम। तो फिर लेकिन खाया इसलिए भी नहीं क्योंकि टेंशन इतनी थी। फिर मुझे ना अल्लाह ताला की तरफ से ये हुआ कि वहाँ पर एक ऑफिसर था, उससे मैंने बात की, उसने देखा मेरा हुलिया, मैं जेन्युइन बंदा हूँ, ये वो मुझे नहीं पता चीज़ों का। उसने मैं किसी ना किसी तरह इलीगली, थोड़ा सा नहीं, इलीगल नहीं कह सकते आप, किसी ना किसी करके प्लेन में बिठा दिया। ठीक है तुम जाओ, तुम्हारे पास उसका तो वीज़ा ना जापान का? मैं कहा हाँ जापान का वीज़ा। ठीक है। उसने कहा कि चलो ठीक है, उसने इमिग्रेशन से गुजूर के कहा कि नहीं पता तो फिर चले जाओ। होता नहीं है नॉर्मली, ऐसा नहीं कर सकते आप, लॉ नहीं तोड़ सकते। तो उसने भेज दिया मुझे किसी और एयरलाइन के थ्रू। तो फिर मैं जापान गया। फिर जापान जाकर जापान की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पे हर जगह इंटरनेट है। वहाँ आप गलियों में भी जा रहे हैं ना, वहाँ पे आपको इंटरनेट मिलेगा फ्री का। नहीं यार। हाँ बिल्कुल ये चीज़ थी, तो ये बड़ा फ़ायदा हुआ क्योंकि मैं पैसे नहीं थे कि सिम कार्ड भी ले सकूँ मैं। तो फ्री इंटरनेट मेरा बड़ा काम है। कायदे-ए-आज़म लेके घूम रहे हो जापान में? हाँ जापान में। अब तो मेरे पास डॉलर में, अभी भी वॉलेट में डॉलर और यूरो है हर जगह। कराची में ये मत बता, कराची में खैर जब तक रिलीज होगी तुम जा चुके होगे। ठीक। कराची में नहीं बतानी होती है डॉलर वॉलर, वैसे भी ये स्टेट बैंक की ना आ जाए। अच्छा खैर है। तो अच्छा फिर जापान गए, फिर वहाँ पे कैसे मैनेज किया? फिर जापान में मेरे स्पॉन्सर ने मुझे वो उनकी टैक्सी करा के दी, तो टैक्सी ने मुझे पकड़ा और उस लोकेशन पे ले गया। फिर स्पॉन्सर ने पैसे दिए, यन दिए उसको, फिर मैंने कुछ खाया जा। तो ये एक वो बहुत एक, क्योंकि आप देखो कि जिनकी भी जो भी सुपरस्टार बने हैं लाइफ में किसी स्पोर्ट के, उन्हें बहुत सी मुश्किलात काटी हैं और बहुत से मुश्किल सफ़र तय किए हैं। तो मेरे, अगर मैं अपने कैरियर में बताऊँ, आई थिंक ये सबसे एक सफ़र था जो मेरे लिए लाइफ में बहुत मुश्किल था, लेकिन इसी सफ़र की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। अच्छा, और ये जब तुम वहाँ पहुँचे तो टूर्नामेंट कितने दिन बाद था? हाँ, ये भी एक टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया था। और मैं टूर्नामेंट अपने मैच से खाना खाया हुआ नहीं है, टूर्नामेंट स्टार्ट। हाँ, मैच से 10 मिनट पहले पहुंचा था, 10 मिनट पहले। और अभी आपने टूर्नामेंट नहीं देखा, किसी दिन इंशाल्लाह आप साथ हैं तो फिर आप जापान जाइएगा टूर्नामेंट देखने। वहाँ पर आपको अपना स्टेशन ढूंढना पड़ता है और अलग अलग लगे होते हैं सेंटर, तो मैं वही ढूंढ रहा था, मेरा काम पे है। उसी चक्कर में फिर मैच खेला मैंने अपना, उसके बाद ब्रेक था 15-20 मिनट का, तब मैंने खाना खाया था। केला शेला खाया तुमने? हाँ, वो मैं दोस्त से कहा था लेकर आना, तो उसने बिस्किट शिस्किट जो भी जूस वूस मिले वो सारे लेके आ गया। अच्छा, और फिर वो वहाँ पे उस टूर्नामेंट में कितने प्लेयर्स थे? 526 प्लेयर्स थे, डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए थे, और सारे मतलब कह लो 70% जापानीज थे, कोरियंस मिला के थे, सही, बाकी दुनिया से आए हुए थे। अच्छा, और वो नैरो डाउन होते 1 वर्सेस 1 पे आया। हाँ, होता ऐसा है कि हमारा जो टूर्नामेंट होता है, मिसाल है कि अगर आए हैं हम तो 500 प्लेयर्स हैं, तो पहले दिन वो निकालेंगे 8 प्लेयर, जो टॉप टेकन में ना या फाइटिंग गेम्स में जो 8 प्लेयर है ना, उनको बहुत इज्जत दी जाती है कि ये टॉप 8 है। वो कैसे मेजर करते हैं? क्योंकि वो भाई 500 में से 250 जीते होंगे, 250 हारे होंगे। हाँ, वो निकल गए भाई, वो 250 निकल गए, तो उन 250 में से 8 कैसे करते हैं? राउंड्स होता है ना, एक सॉफ्टवेयर है चिलोंज के नाम से और स्मैश जो जीजी के नाम से, वहाँ पे सबको डाला उन्होंने, आपस में मैच आए लोगों के, जो जीतते रहे वो आगे जाते रहे, जो हारते रहे वो निकलते रहे। तो इस तरह करके वो फॉर्मेट के थ्रू टॉप जब 8 खिलाड़ी आ जाएंगे ना, उनका मैच अगले दिन होता है। उनको स्पेशल एक प्रिविलेज मिलती है कि ये दुनिया के 8 सबसे बेस्ट खिलाड़ी हैं, अब इनमें से एक निकलेगा। तो वो अगले दिन था, फिर इस तरह सारा मैच हुआ। सही। तो फिर किन किन नेशनलिटीज को हराते हराते तुम आगे आए? मोस्टली कोरिया, जापान, थाईलैंड। टॉप 8 है मैंने निकाला पहले थाईलैंड को, फिर मेरे सामने आया कोरियन, फिर जापानीज, फिर कोरियन, और एंड वाला मैच था फिलीपीन के साथ। वो फाइनल था? वो फाइनल था फिलीपीन। तो तुम्हारी कैसी फीलिंग थी जब तुम वो जीत गए? वीडियो तो देखी है मैंने, मुझे याद है। तो मैं बहुत ना, अंदर से क्या फील कर रहे थे? मुझे उस वीडियो के बाद यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जीत गया हूँ। मतलब अब तो यकीन आता है मुझे, लेकिन तब मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था मैं जीत गया। 2-3 दिन मुझे फील ही नहीं आया कि वाकई में जीत गया। हाँ, वो एक शौक वाली फीलिंग थी कि हो ही नहीं सकता। कभी वो रियलाइज करेंगे एक चीज़ हो गई है, लेकिन वैसी चीज़ है कि वो लोग सोचते हैं ऐसी हो ही नहीं सकती चीज़ कभी लाइफ में, लाइक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी वाली। तो वो मुझे ऐसा शौक में था कि वाकई मैं जीता हूँ कि नहीं जीता,
लेकिन लोगों के दिला से कंग्रेचुलेशन सुनने के बाद एक आदत होगी कि यार हाँ वाकई मैं जीता हूँ। लेकिन उस वक्त आपने देखा होगा बस मैं ऐसे कर रहा हूँ और मुझे पता नहीं, मैं परेशान हूँ कि वाकई जीतोगे जीता वाली फीलिंग आ रही है। सही। सो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप थी जी। तो इसके बाद अरसलान ऐश वाज एवरीवेयर और दुनिया जान गई, और गेमिंग की दुनिया खास तौर पे टेकन वाली कि यार ये वर्ल्ड चैंपियन है। फिर उसके बाद क्या जर्नी रही आपकी? फिर उसके बाद उसके बाद जो मेजर मेरा टूर्नामेंट था वो ईवो यूएस से था। ईवो यूएस से दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है। ईवो जापान सही है, जापान का एक बड़ा अच्छा टूर्नामेंट है, वेल नोन। लेकिन जो ईवो यूएस से है तो यूएसए का वीज़ा भी लगना आपको पता है बहुत मुश्किल है पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन वो लग गया था मेरा। अच्छा ये ज़रा बताओ, क्योंकि बहुत सारे गेमर्स जो भी सुन रहे हैं जो प्रो बनने जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये बड़ा मसला है बिल्कुल, और ये अनोखा मसला जो हमारे गेमर्स के साथ है, दुनिया भर का तो मुंह उठा के चला अभी मैं रिसेंटली मेरी ट्विटर पे जाएं तो इसी के बारे में बातें हो रही हैं वीज़ा कहाँ से मिलना है, वीज़ा कहाँ से मिलना है। तो इसका क्योंकि अभी हम देखते हैं काफ़ी क्यूज़ भी लगी हुई हैं और 3 महीने बाद की डेट आ रही है, 3 महीने बाद की डेट आ रही है कोविड की वजह से, तो कह रहे हैं बिल्कुल। तो उसमें ये जो है कोई तरीका कार हो तो इसको जल्दी कराने का, या फिर आपने बस वेट करना है? ये एक बहुत बड़ा मसला है जो हमें हल करना है, क्योंकि आप प्रो बन भी गए, लेट्स से कभी गेमर सुन रहा है, उसने एफर्ट की है किया वो या प्लेयर बन गए, लेकिन ये मसले को हम सोल्व भी नहीं कर पा रहे। वीज़ा ई स्पोर्ट्स को मिलना, ई स्पोर्ट्स प्लेयर को मिलना बड़ा मसला है, क्योंकि मेरे ख्याल से क्रिकेटर्स वगैरह को और एक्टर्स उनको वीज़े के इशू नहीं होते, लेकिन स्पोर्ट्समैन को असल में उनके बोर्ड्स जो है ना, आई एम प्रीटी श्योर उनके ताल्लुकात होंगे एम्बेसी से या उनके इस तरह के होंगे कि क्योंकि अब जैसे हम देखते हैं कि जी फलाना प्लेयर सेलेक्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के, एग्जैक्टली अब मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा 6 महीने में आया था, उसका आ गया जल्दी, उसका रातों रात आ जाता है डेफिनेटली। तो ये इशू बिल्कुल गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ऑथेंटिक लोग हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, जिस तरह मैंने ट्विटर पे पोस्ट डाली थी कि हम सब जो हैं, मतलब पाकिस्तानियों ने टेकन खेलने के लिए 8 लोगों ने अप्लाई किया था, 7 के वीज़ा रिजेक्ट हो गए थे, और वो बेचारे फ्रांस के एम्स्टरडैम के, और वो सब ने पूरा साल मेहनत की और इतनी गेम खेली और एट दी एंड आप वो जा ही नहीं सक रहे। तो ये एक बड़ा मसला है जो कि आपकी सारी मेहनत जो पूरे साल की करते हो, मतलब हमें रिकग्नाइजेशन नहीं दी जा रही, और जबकि गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है। उन्होंने एक ईमेल करनी है कि पासपोर्ट नंबर ये है वो, तो वीज़ा लग सकता है। गवर्नमेंट अपने काम तो कर ले पहले, तुम्हारे वीज़ा लगा। इवन कि मैं खान साहब से मिला थोड़ा अर्सा पहले, अच्छा, तो खान साहब से कैसे अरसलान ठीक हो? उन्होंने पूछा कि क्या करते, मतलब काफ़ी लोग आए थे अलग अलग शोबा से। जब मेरी बात यही, तो मैंने बताया कि मैं गेमर हूँ। उनके असिस्टेंट मुझे जानते थे, शाह महमूद कुरैशी ने कहा हाँ मैं देखा हुआ है, और भी उनके थे, वो बता रहे थे मेरे बारे में खान साहब को काफ़ी। तो खान साहब कहते हैं कि उन्हें लगता है कि खेल कूद है, मतलब कि लगता है कि ये तो खेल कूद है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी मतलब एजुकेट करने की ज़रूरत है पूरी दुनिया को कि हम जो कर रहे हैं वो $1 बिलियन इंडस्ट्री है, और पाकिस्तान इससे कितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, और ये सब इवन के जो यंग लोग हैं इससे कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। स्ट्रीमिंग है, पॉडकास्ट है, प्रो प्लेयर बन सकते हो, आप कितना कुछ कर सकते हो, और ये गेमिंग कितनी आगे तक जा चुकी है दुनिया के अंदर। पाकिस्तान में आपको पता ही नहीं है कि गेमिंग भी कोई चीज़ है, और वो उनसे जब बात हुई तो उनको पता ही नहीं था कि क्या है गेमिंग, टेकन क्या है। चल टेकन नहीं पता, समझ आती है, लेकिन ई स्पोर्ट्स का नहीं पता। दैट्स अनफॉर्चुनेट। क्योंकि आपको याद होगा मोदी जी की एक वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जब इलेक्शन, वो आई थिंक उनका जो पिछला टर्म है, तो उसमें वो एक खातून खड़ी होती हैं, वो पता नहीं प्लांटेड सवाल था या क्या था, तो बोलती है मैं अपने बच्चे को लेके बहुत परेशान हूँ, तो कहते हैं पबजी वाला है क्या? अच्छा, तो मोदी को भी पता है पबजी क्या है। वो अलग बात है पबजी फिर बैन हुआ इंडिया में, बट लाइक क्योंकि लेकिन रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी है अभी मैं कल परसों देखा था, क्योंकि मैं तो काफ़ी रहता हूँ ईस्ट इंडिया के अंदर ई स्पोर्ट्स को एक ऑफिशियली उन्होंने स्पोर्ट का दर्जा दे दिया। अभी रिसेंटली इसी हफ्ते के अंदर ये न्यूज़ आई है कि और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साइन किया कि ये भी हम इसे रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ ऑफिशियल स्पोर्ट, जिस तरह के दूसरी स्पोर्ट्स हैं। nice. तो अभी वहाँ पे देखें, वहाँ पे हर चीज़ आगे जा रही है, और यहाँ पे भी आप जिस तरह हम बात कर रहे हैं इस चीज़ को इस तरह फैलाया जा सकता है, अवेयरनेस डालने की बहुत ज़रूरत है। कभी इंडियंस के साथ मैच हुआ तुम्हारा? रिसेंटली भी इंडिया को हराया था ISF में इंडोनेशिया में। अच्छा, जो फैन जो मेरे जानते हैं, जो उन्हें पता है सारा, सही, तो जबरदस्त इजीली हरा लिया था। टेकन में तो बहुत आगे हैं पाकिस्तानी, इंडिया इतने आगे नहीं है। इंडियंस कौन से गेम में अच्छे हैं? इंडियंस आई थिंक पबजी में काफ़ी अच्छे थे,
जब बैन नहीं थी। हाँ। तो मैंने सुना है पबजी वाली टीम से कि इंडियंस पबजी में बहुत अच्छे थे। सही। अभी फ्री फायर में सुना बहुत अच्छे। फ्री फायर में अच्छे हैं। हाँ। सही सही सही। अच्छा, तो तुमने ईवो यूएसए भी क्या, अभी तुमने बताया कि जी वीज़े नहीं लगते। आई थिंक इसमें जो ज़रूरत है ना वो एक स्पोर्ट्स फेडरेशन, ई स्पोर्ट्स फेडरेशन की ज़रूरत है जो कम्युनिकेट करे इन उनसे कि लाइक प्लेयर्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो कि भाई ये भागेगा नहीं बंदा। डेफिनेटली यही बात उनके जो रिजेक्ट होने की वजह है। हाँ। जो मेरे 7-8 प्लेयर थे टेकन के, ये उन्होंने वजह ये दी कि हमें शक है कि ये बंदा भाग जाएगा, ये बंदा वापस नहीं आएगा अपने मुल्क, तो इसलिए हम उसका वीज़ा रिजेक्ट करेंगे। यूरोप वाले रीज़न भी देते हैं आपको। हाँ। लाजमी। तो उन्होंने ये रीज़न दिया कि ये बंदे पे हमें शक है कि ये वहाँ जाके नहीं आएगा। तो अभी आपने वही बात किया कि उन्हें गारंटी देनी चाहिए कि भागेगा नहीं। हाँ हाँ हाँ। नहीं, इस पे यार मैं खुद भी काम कर रहा हूँ। मैं बल्कि अभी आपको बता ही रहा था, शूटिंग से पहले हमने MMA के फाइटर्स साइन किए, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स चैनल भी है तो उसमें हम ई स्पोर्ट्स का भी एक डिवीज़न बना रहे हैं। तो उसमें साथ ही साथ हम ई स्पोर्ट्स प्लेयर भी रखेंगे जो कि हमारे होंगे। फिर उनका खेलना, अगर किसी को, अगर प्लेयर अच्छा है वो मैं आपसे वेट करवाऊंगा कि यार ये अच्छा खेल रहा है कि नहीं खेल रहा। आपने बोलना है जुनैद भाई ये प्लेयर्स अच्छे हैं, मैंने उनको सिस्टम लगा के देना है, कंसोल चाहिए वो कर दूंगा, इंटरनेट अच्छा लगा दूंगा, करो स्ट्रीमिंग जो करना है, बस मुझे मेडल ला के दो। मेरी ठरक सिर्फ ये है, मेडल ला के दो, पाकिस्तान का झंडा ऊंचा हो। जैसे तुमने माशाल्लाह ईवो जापान में वो एक बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग थी, तो ये 10 जगह से आए। एंड आई थिंक तुम भी यही चाहते हो कि खाली अरसलान ऐश नहीं कमाए, सारे लोग जो हैं आगे आए और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा, तुम्हें लोकली क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? और अब एक और सवाल ये कि अब माशाल्लाह जैसे आपने तो इंडस्ट्री एक क्रिएट कर दी कि अब बच्चे आपके पास कोई लोकल एग्जाम्पल नहीं थी कि मैंने ऐसा बनना है, नहीं बनना, हाँ, या ये एवेन्यूज़ है, अच्छा ये जापान गया नहीं मैं भी जा सकता हूँ, आपने सब खुद किया। अभी बच्चों को ये एडवांटेज है कि ही हैज़ यू एज एन एग्जाम्पल एंड अदर गेमर्स एज वेल कि यार ये भी कर रहे हैं, तो उनको बड़ा आसान है। तो आपको क्या फीडबैक मिलता है गेमिंग कम्युनिटी से कि उनको क्या क्या मुश्किलात आती हैं? ये तो जो मैंने डिस्कस किया है मुश्किलात में से एक के उनको वीज़ा का मसला सही है। जो मेन जो मुश्किल आती है ना उनको पता नहीं है कि हमने करना क्या। हमने अगर अरसलान ऐश बनना है लट से, या हमने एक बहुत अच्छा गेमर बनना है, तो हम किस रास्ते पे चल के बने। आपने अगर डॉक्टर बनना है, आप FSC करोगे, फिर मेडिकल पढ़ोगे, फिर एक यूनिवर्सिटी में जाओगे, वहाँ पे एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आप बन जाओगे डॉक्टर। एक प्रोसेस है। हमारे पास एक प्रोसेस नहीं है, या एक इकोसिस्टम नहीं है, एक फेडरेशन नहीं है जो कि मतलब अभी एक कोई बच्चा आना चाह रहा है, माँ बाप कहते हैं चलो हमने अपने बच्चे को ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनाना है, लेकिन किस तरह बनाना है उनको सबसे बड़ा चैलेंज आता है। वो ये आता है कि किस तरह हमारा बच्चा या प्लेयर मैं किस तरह बनूंगा। मैं तो चलो बन गया जैसे मर्जी करके, लेकिन एक हमारे पास एक बॉडी होनी चाहिए जिसके ऊपर मेरिट के ऊपर या टूर्नामेंट्स होने चाहिए, ताकि वो टूर्नामेंट बच्चा जीते, उस सपोर्ट मिले। जिस तरह PCB है, इस तरह कोई फेडरेशन ज़रूर होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर कि पता तो हो कि प्लेयर्स ने करना क्या है। तो उनको तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि यार हम अभी वो अपने पल्ले से कर रहे थे जो भी होता है, और शौक से कर रहे थे, जिसमें पैशन की कोई हद नहीं है। सेम उनका भी हिसाब है कि वो बस शौक से लगे हैं खेलने, क्या पता हमें चांस मिल जाए, क्या पता कोई टूर्नामेंट आ जाए, या खुद ही पैसे करके उन्हें अभी यही है प्लेयर्स को। कज़न से कल परसों में बात हो रही थी मेरी किसी से कि अरसलान भी मैंने भी बाहर जाना है खेलने, खुद ही जेब से। मैंने कहा ये और नहीं कर सकता कोई किसी किस्मत इतनी नहीं है कि खुद ही पैसे करके जाके जीत के आ जाए। वो तो कोई हो सकता है कि चलो सही है चला गया जीत के आ गया। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। जिस तरह के आपने भी कहा कि हमारे पास एक इकोसिस्टम या कोई बॉडी नहीं है कि प्लेयर्स को पता नहीं है कि करना क्या उन्होंने, अगर प्लेयर बनना भी है। अब इसमें अरसलान देखो दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि जी आप सारी ज़िंदगी बोलते रहो कि जी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, गवर्नमेंट नहीं कर रही, गवर्नमेंट को खुद नहीं पता है वो कल है नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि यार आप खुद ही कुछ कर लो। हाँ। तो आपने कुछ सोचा है कि गेमिंग इंडस्ट्री को या ई स्पोर्ट्स को हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं ताकि नए आने वाले बच्चे जो इससे मुंसलिक होना चाह रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हों, एक्सेसिबिलिटी कैसे हो? अब ज़ाहिर है हर बच्चे के पास डिवाइस नहीं है, उसके रिफ्लेक्सेस अच्छे होंगे, वो आर्केड में खेलता होगा दबा के, लेकिन घर आके बैठा रहता होगा। तो आप अपने तरीके से ऐसा क्या कर रहे हैं? कोई आपने इस तरह का बनाया है इकोसिस्टम जहाँ पे आप नए गेमर डेवलप करें? मैंने बिल्कुल काफ़ी लोगों को आइडिया है कि मैंने अपनी एक खुद टीम बनाई है एशिज़ के नाम से, क्योंकि ऐश मेरा नाम था तो उसके साथ ही मैंने एशिज़ एक टीम बनाई है, खुद ही मैं फंड कर रहा हूँ।
उस टीम को, क्योंकि मुझे लगता है कि कम्युनिटी ने मुझे काफ़ी कुछ दिया और जितना मैं माशाल्लाह कर रहा हूँ कम्युनिटी की वजह से कर रहा हूँ, तो मैं फिर उनको वापस दे रहा हूँ अपनी टीम बना कर के उनका भी फ़ायदा हो। और लेकिन जो आपने भी बात की थी कि मैं खुद भी एक गेमर हूँ एक्चुअली, और मैं इतना कुछ फोकस नहीं कर पाऊँगा कि मैं एज अ मैनेजर नहीं बन सकता उनका, क्योंकि मैं खुद भी साथ साथ खेल रहा हूँ। लेकिन उनके लिए जो मैं करता हूँ, उनके लिए मैंने एक हाउस लिया, एक घर, वहाँ पे उनके सिस्टम लगा के दिए हैं, वो सारा दिन वहीं रहते हैं, उन्हें बूट कैम्प कहते हैं, टेकन की टर्म है, गेमिंग टर्म में। तो बूट कैम्प है उनके लिए, वहाँ पे वो रहते हैं, खाना पीना रहाई सब कुछ उनको फ्री है, गेमिंग फ्री है, सारा दिन खेलते हैं, बाहर जाते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। अभी रिसेंटली आतिफ एक लड़का है मेरी टीम का, वो टेकन वर्ल्ड टूर के लिए सिलेक्ट हो गया, और अभी वो फिलीपीन भी गया था, वहाँ पे भी मैंने खुद भेजा था उसको, वहाँ पे भी वो 3rd आया था, तो रिज़ल्ट अच्छा दे रहे हैं। तो अपनी तरफ से जो मैं कर सकता हूँ अपनी एफर्ट के अब पाकिस्तानी गेमिंग को ऊपर लाने के लिए मैं अपनी पूरी कर रहा हूँ। सही। अच्छा, कभी ऐसा रहा है कि कोई ऐसा प्लेयर हो जिसको देख के आपको लगा हो यार ये मुझे बड़ा टफ लगेगा, या आप इजी हलवा करके जाते हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल होता है, ऐसा होता है। सही है। आजकल कौन सा आपको टफ लगता है? रिसेंटली नहीं, जिसको मैंने अभी बात हम कर रहे थे कि वर्ल्ड का सबसे अच्छा प्लेयर था, अभी मैं जापान में था थोड़ा अर्सा पहले, इंडोनेशिया से पहले, तो उससे मेरा मुकाबला था, उस समय हराया जापान के अंदर, तो बदला लिया। लेकिन उसमें काफ़ी दफ़ा हराया, उसने पहली दफ़ा हराया होगा टूर्नामेंट के अंदर, तो लेकिन उससे थोड़ा डर लग रहा है कि यार ये बंदा है, लेकिन अब तैयारी भी अच्छी करनी है, तो चैलेंज भी है अच्छा, तो अभी इंशाल्लाह एम्स्टर्डम जा रहे हैं, सही पूरी तैयारी करके जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप दिन में कितने घंटे गेमिंग करते हो? डिपेंड करता है टूर्नामेंट है या नहीं है। अगर टूर्नामेंट नहीं है तो बस मैं शेप में रहने के लिए 3-4 घंटे, अगर टूर्नामेंट आ रहा है तो मैं 15 घंटे भी खेल लूँगा, लेकिन 12 घंटे मैक्सिमम खेल सकता हूँ, लेकिन 12 घंटे मैं खेलूँगा। सही। तो पूरा टाइम गेमिंग में। अब घर वाले क्या कहते हैं? माशाल्लाह दैट यू आर अ ग्लोबल स्टार। घर वाले जब कहते हैं, अब तो पूछते हैं कि तुम गेम क्यों नहीं खेल रहे? गेम खेली पहले था, गेम नहीं खेलने से अब सवाल हो गया, गेम खेली है, प्रैक्टिस की है, बेटा खेल रहे हो ना अच्छी तरह खेल रहे हो ना, और करीब बैठ के खेलो, आंखों को कुछ नहीं होगा। पहले तो आंखें खराब हो जाएंगी, आंखें खराब होती थी, उंगलियां टेढ़ी हो जाएंगी यूं टक टक कर करके। सही। ये कौन सा वाला है? ये है वो यूएस है। ओ यूएस वाला है। ये आज 2019 की बात है, और ये बहुत ये नहीं है। अच्छा, ये नहीं है। ओए होए बड़े कड़ाके निकाल रहा है बड़े। ये कोरियन है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। सही। अच्छा, ये इस तरह का कंसोल मिलता है? ये इसे भी जो हम आपको बात करता है, ये से कहते हैं आर्केड स्टिक। सही। तो और तुम किस पे खेल रहे हो? इसी पे, मैं भी ऐसी आर्केड पे खेल रहा हूं, लेकिन डिफरेंट ब्रांड की है। तो अच्छा, इसमें चीटिंग का क्या आंसर होता है? कोई वो चेक करते हैं तुम्हारी आर्केड स्टिक? इसमें कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। चीटिंग नहीं हो सकती, ऑफलाइन चीटिंग नहीं हो सकती। अच्छा, ऑफलाइन नहीं हो सकती, ऑनलाइन हो सकती है, लेकिन ऑफलाइन चीटिंग का कुछ मैंने वो फ्री फायर का एक टूर्नामेंट अटेंड किया था, फाइनल था यहाँ कराची में। अच्छा। तो वहाँ पे इन्विजिलेटर खड़े थे, मैंने ये क्या हो रहा है? कह रहे जी चीटिंग होती है बाकायदा। ऑनलाइन खेल रहे थे, ऑनलाइन में होती है। हाँ, तो वो खड़े हुए थे कि भाई चीटिंग वीटिंग ना हो रही। मैंने तो बड़ी बिल्कुल यार क्लासरूम वाला माहौल लग रहा था। तो ये यू है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है। नाइस यार। उसने वो लिया काजिया, मैंने काजू में लिया। सही। अच्छा, दोनों भी एक प्लेयर ले सकते हैं, कोई वो तो नहीं है? हाँ, ले सही है। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, और प्राइज मनी क्या रहती है? लाइक मैं चाह रहा हूँ ये जितने पेरेंट्स सुन रहे हैं ना, जरा इनकी आंखें खुलें। अपना भले ना बताओ, वैसे जनरली इस तरह के टूर्नामेंट्स में। मैं जब ये जीता था तो मुझे मिला था मुझे मिला थे $15,000। सही, माशाल्लाह। हाँ, लेकिन अब बढ़ रहा है तब। अभी रिसेंटली $12,000। तो पर टूर्नामेंट अभी जो टेकन वर्ल्ड टूर है फाइनल, उसका प्राइस है $100,000। तो 2.5 करोड़ रुपए। 2.5 करोड़ रुपए। उफ। तो उनका बच्चा, मतलब अगर 3-4 साल काम करने की जरूरत नहीं है। सही है यार, ये तो सीधा 500 मरले का घर नहीं, 5 मरले का घर निकल सकता है। 500 कह रहा हूँ। सही है यार, बड़ा फिट सीन है। और वैसे गेमिंग इंडस्ट्री में ज़ाहिर दूसरे गेम्स में, नॉट द वंस दैट यू प्ले, सबसे हाईएस्ट क्या रही है प्राइज मनी? डोटा की आई थिंक सबसे हाईएस्ट प्राइज मनी रही है। इसकी TI एक सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, तो उसका प्राइस पूल था, मतलब बहुत ज़्यादा, वो था 100,000 नहीं, $1 लाख था। वो कितना बनता है? $1 लाख? हाँ, वही 2.5 करोड़। नहीं, फिर एक और $1 मिलियन। $1 मिलियन? 1 मिलियन। 25 करोड़ रुपए। 25 करोड़ रुपए, हाँ। ओफ। हाँ, 1 मिलियन का था।
एक टूर्नामेंट से कमा रहे हैं बच्चे, और ये दुनिया भर में। और तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ये कर सकते हैं। मैं दावा करता हूँ, बिल्कुल यार ज़बरदस्त। अच्छा, और गेमिंग इंडस्ट्री में ये बताओ, पाकिस्तान में और कौन कौन से फेमस हैं दूसरे गेम्स में? पाकिस्तान में आई थिंक टीम i8 PUBG में बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी मेरी उसके मैनेजर से भी बात हो रही थी, किसी इवेंट में मिला था मुझे, वो भी कह रहा था कि हमारे उसे भी यही मसले हैं कि कोई टीम सपोर्ट नहीं करती, कोई कंपनी हमें सपोर्ट नहीं करती, खुद ही करना पड़ता है सारा कुछ, खुद ही बाहर जाना पड़ता है, खुद ही अपने पैशन को फॉलो करना पड़ता है। और टेकन में मैं हूँ, आतिफ है, खान, इस तरह के प्लेयर हैं। फ्री फायर में गोडजिला हो गया। तो ये टीम्स है सारी जो पाकिस्तान में अच्छा कर रही हैं, लेकिन अभी टेकन के अलावा इतना पता नहीं है उनका, लेकिन सुनने में तो ये आता कि ये अच्छा खेलते हैं प्लेयर। सही सही। तो अभी तुम टेकन पे ही फोकस कर रहे हो या किसी और गेम में मूव करना है? टेकन पे कर रहे हो। सो लाइक व्हाट्स द नेक्स्ट मूव? अभी मेरा नेक्स्ट मूव है इंशाल्लाह ये जीतना, टेकन वर्ल्ड टूर फाइनल्स। उसके बाद एक्चुअली में हर साल अलग मोटिवेशन लेकर आता है, और अगले साल भी मैं चाहूँगा कि अभी टेकन 8 आ रही है अगले साल, तो टेकन 8 खेलने का इरादा, अभी टेकन 7 चल रही है। तो अगले 10 साल तो आई थिंक मैं गेम खेलना चाहूँगा, और चाहूँगा प्रमोट करूँ जितना मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा और कौन कौन से गेम्स खेलते हो? वैसे ही मैं कार्ड्स वाली गेम बहुत खेलता हूँ। अच्छा, नीड फॉर स्पीड? कार्ड्स वाली? ओ पोकर। हाँ, कार्ड्स, हार्टस्टोन और इस तरह के गेम्स काफ़ी खेलता हूँ। वो भी बड़ा दिमाग वाले गेम है। उनकी प्राइस मनी मैंने सुना बहुत ज़्यादा होती है। वो बस कैजुअली खेलता हूँ, प्राइस मनी बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल है ना? हाँ, वेगस वगैरह में भी होती है। वेगस गए आप? हाँ गया, मैं तो काफ़ी दफा गया। वहाँ पे तो आप ग्रोसरी स्टोर चल रहे हो, वहाँ भी उन्होंने मशीन लगाई होती है। एयरपोर्ट पे भी लगी है। एयरपोर्ट में जहाँ मेरा कैबिन था, जहाँ से फ्लाई करना था, वहाँ भी उन्होंने मशीन लगाई थी। वहाँ जाते भी डॉलर देके जा। वो अलग ही दुनिया है वो वेगस तो। अच्छा, अभी जितना तुमने ट्रैवल किया, सबसे क्रेजी जगह कौन सी लगी? जितना मैंने ट्रैवल किया, जापान एक अलग ही दुनिया बिल्कुल, है ना? जापान मज़ा बहुत आता है। मैं इवन के 6 दफ़ा ट्रैवल कर चुका हूँ जापान, क्योंकि मैं जिस समय बताया कि जो टेकन है वो जापान की गेम है, जापानीज़ गेम है। सही। तो जापानीज़ बहुत फैन बेस भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर, टेकन खेलता हूँ मैं, तो जापानीज़ फैन बेस तो बहुत ज़्यादा मेरी है। हाँ, तो वहाँ पे मुझे जापान बहुत पसंद है पर्सनली भी, क्योंकि कल्चर डिफरेंट है कम्प्लीटली, खाने सारा कुछ ही। आप बोलता कहीं आप मुझे एनिमे भी देखना पसंद है, तो मेरे लिए तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। यार वो जापान में तुम्हें सर पर उठा लेते होंगे। हाँ, आपको वही बता रहा हूँ, जब मैं जीता था ना, तो पाकिस्तान में कोई नहीं जानता था, तो मैं उस अगले ट्रिप में जापान गया, एयरपोर्ट पे लोग मुझे जानते थे। आपको हमने टीवी में देखा, मतलब जापानीज़ में टूटी फूटी जापानीज़ में तो सब जानते, मतलब तुम जापान में प्रॉपर सेलिब्रिटी हो तकरीबन। टेकन में और ऐसे भी लोग जानते हैं गेमिंग, क्योंकि गेमिंग मैं हर इंटरव्यू में बताता हूँ कि जापान के अंदर मेरा एक मतलब बूढ़ा बंदा कहता है, बूढ़ा भी गेम खेलता है, वो कहते हैं कि हमारी गेम खेलने से ना हमारे रिफ्लेक्सेस बहुत तेज़ होते हैं, हमारे रिफ्लेक्सेस तेज़ आते हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग अच्छी आती है, हम एक्टिव रहते हैं, हमें अच्छा लगता है गेम खेलना। मतलब वहाँ पे मैं मुलाकात करता हूँ लोगों से, कोई ना कोई गेम खेल रहा है, हर कोई वहाँ पे मोबाइल पे कोई खेल रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। वहाँ पे गेमिंग बहुत आगे की चीज़ है, और वो समझते हैं कि गेमिंग खेलने से हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं रियल लाइफ में। मुझे ये लगता है कि मैंने जितना बचपन में टेट्रिस खेला ना, टेट्रिस का पता है? नहीं, वो गेम एंड वॉच होता था, उस पे ऊपर से डिफरेंट शेप्स के आते थे। हाँ, याद आ गया, बिल्कुल। हाँ, उसकी वजह से ना मैं गाड़ी अच्छी इधर उधर कर लेता हूँ बस। तो उनकी थ्योरीज भी लगे हमको पता, जापानीज लोगों की अलग किस्म के, तो वो इस पे बिलीव रखते हैं कि ये हमें बहुत रियल लाइफ में फ़ायदा होता है इस चीज़। हाँ, आई एम श्योर क्योंकि डिसीजन मेकिंग। हाँ, और एक और चीज़ होती है कि आप अगले का मूव जो है ना पहले ही असेस कर लेते हो। तो यही चीज़ आप अगर रियल लाइफ में अप्लाई करो, प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई करो, तो आपको काफ़ी। तो मुझे खुद भी ऐसा कभी भी लगता है कि मैं रियल लाइफ में कुछ अच्छे डिसीजन ले लेता हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो गेमिंग काफ़ी आपको हेल्प करती है। तो यहाँ पे एमी बदनाम किया हुआ है गेमिंग को, यहाँ पे बस डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, वही मेरी भी स्टोरी, हर बंदे की स्टोरी। हमें वो भी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे हैं, हमें वो भी चाहिए, मगर ये भी बड़ी रिकग्नाइज एक फील्ड है, और इसमें काफ़ी लोग खाली टाइम ज़ाया नहीं कर रहे। ये एक स्पोर्ट है, जैसे ना क्रिकेट को आप इतनी इज्जत देते हो, फुटबॉल को देते हो, तो ये भी एक स्पोर्ट है। बिल्कुल। बस वो कहते जी पड़ा हुआ है, खेले जा रहा है, आंखें टेढ़ी हो जाएंगी, अजीब अजीब स्टिग्मा लगाए मैं। नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज़ पे मानता हूँ। और अब किसी को, अगर किसी पेरेंट को उनका बच्चा कहे कि मैंने क्रिकेटर बनना है, तो उसको इजाज़त लाजमी देंगे, लेकिन कि मैंने गेमर बनना है, तो उनको पता ही नहीं है कि गेमिंग क्या है। और अभी तक वही बुरी चीज़ें जो गेमिंग के बारे में बोली जाती हैं, अभी भी वही हैं। काफ़ी डेवलप हुई है ये चीज़
लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है, लेकिन अभी आनी चाहिए। थैंक्स टू पीपल लाइक योरसेल्फ, मतलब आपको देखते हैं बच्चे इंस्पिरेशन लेते हैं, बच्चे दिखाते भी होंगे अपने पेरेंट्स को, भाई देखिए अरसलान ये भी हमारे जैसा ही था माशाल्लाह, ये को दुनिया में कहाँ जा रहा है तो हम भी जा सकते हैं। इवन के मैसेज आते हैं पेरेंट्स के कि मेरे बच्चे ने गेमिंग करनी है, इवन के बाहर से मैसेज आते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मोस्टली, उनके पेरेंट्स से मैसेज आते हैं कि मेरा बच्चा गेमिंग करना चाह रहा है, गेमर बनना चाह रहा है, उसकी ख्वाहिश है करने की, तो आप बताएं हम क्या करें। मैंने कहा हाँ, तो मतलब लोगों में शाउट आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन और ज़रूरत है अभी और भी। मगर आप आई एम श्योर ये भी प्रमोट करते हो कि भाई तालीम वालीम भी आपने साथ साथ बिल्कुल मैं हर जगह ही कह रहा हूँ कि आप गेमिंग करें, लेकिन पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। इवन कि मैं अपनी भी मिसाल देता हूँ कि मैंने कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी, और मैं इवन कि जब CA भी कर रहा था तब मैं भी गेमिंग साथ करा, लेकिन मेरा केस बहुत डिफरेंट था मुझे, क्योंकि अगर मैं प्रोफेशनल प्लेयर बनना है, आने प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना है, प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है, आप ये नहीं कि वो भी हो आप डॉक्टर भी हो साथ, आप कभी नहीं कर सकोगे ये लाइफ, वो होता भी नहीं है। अगर आप बाबर आजम है वो रात के टाइम जा रहा है वहाँ पर, कोई एक रमीज राजा जो MBA भी और क्रिकेटर भी है, रमीज राजा, हाँ ही इज एन MBA, उसके अलावा आपको सारे वो स्कूल ड्रॉप आउट या कॉलेज ड्रॉप आउट करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको दिन में 30 ओवर कराने होते हैं प्रैक्टिस सेशन। बिल्कुल, और आपने अगर दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर के साथ लड़ना है, जीतना है, तो आपको अपनी पूरी अटेंशन वहाँ देनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस अगर लेवल पर अगर आप आ गए हो तो तब आप पे है कि आप खुद चूज़ करो अपने डिसीजन लेके कि हाँ अब ये वाला लेवल मेरे पे आ गया कि अब मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं ये कंटिन्यू करूँ या ये कंटिन्यू करूँ, तो तब आप कर सकते हो। लेकिन अगर वो लेवल नहीं आया तो बिल्कुल भी आपको छोड़ने की या कोई पढ़ाई वगैरह छोड़ने की जरूरत पूरी करनी है, पढ़ाई भाई पूरी करनी है। खाली ये नहीं कि अच्छा जी इनका लग गया तो हमारा भी लगेगा। सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है और अपनी जर्नी जाने, बिल्कुल करें, गेमिंग भी करें, लेकिन बैलेंस के साथ। हर लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अच्छा अरसलान ये बताओ कि जापान की नेशनलिटी कब ले रहे हो तुम? जापान की आई गेस मैं नहीं लूँगा। क्यों? फ्यूचर में शायद मैं कंसिडर करूं, लेकिन अगर मैं जापान चला गया तो फिर मैं पाकिस्तान की गेमिंग को प्रमोट नहीं कर पाऊंगा। सो स्वीट। देखो ये होती है सही वाली बात कि तुम चाह रहे हो कि यहाँ पे अपने जैसे और ये फिर वो स्मेल वाला किस्सा हो जाएगा अगर मैं चला गया। अच्छा उसमें सुमेल को भी मैं ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि वो जो प्राइज मनी जीता था ना वो रख के आप पाकिस्तान में रह नहीं सकते। उसे वो भी टेंशन थी, मुझे लगता है उसे टेंशन थी कि जितने पैसे वो जीत गया था और न्यूज़ फैल गई थी। कराची का था वो 100%, मुझे अब याद आ गया। हाँ तो कराची बात तो रह ही नहीं सकता यहाँ पे। हाँ कराची का था, तो उसने कहा कि जितने पैसे वो जीता है ना कुछ ना कुछ होता था, तो वो निकल गया यहाँ से। ये भी बड़ा मसला ना, कोई खुशी से तो नहीं अपना घर छोड़ता, बट दैट्स वेरी गुड टू हेयर कि आप चाह रहे हो कि इंडस्ट्री ग्रो करे और माशाल्लाह आपकी अच्छी नेक ख्वाहिशात हैं और आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो अभी अगला एम्स्टरडैम जा रहे हो? जी हाँ। कब है टूर्नामेंट? 2 Feb को है। 2 Feb को है। चलो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और बाकी भाई मेरा प्लेटफॉर्म हमेशा हाजिर है, ई स्पोर्ट्स को मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ। मैंने तो एक वो फ्री फायर के साथ वीडियो भी की थी, वो बच्चों के पेरेंट्स आए हुए थे। अच्छा। तो उनके साथ इंटरव्यू किया था, वो बड़ा खुश थे, हमारा बच्चा जीतता है, टूर्नामेंट जाता है ही जाता है। तो उसका मकसद ये था कि जो दूसरे पेरेंट्स सुन रहे हैं वो भी इतना बुरा ना समझें गेमिंग को, और उसमें हमने यही रिस्पॉन्सिबल मैसेज दिया था कि भाई आप खेलें लेकिन पढ़ाई भी साथ साथ करें। Definitely. तो बाकी भाई मेरा प्लेटफॉर्म हमेशा हाजिर है। मैं चाहता हूँ ये बच्चे जो हैं इधर उधर गलत चीज़ों में ना लगे, नशों में ना लगे। आप आजकल तो ये भी बड़ा मसला है पाकिस्तान में, तो अच्छी एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं, घर के अंदर बैठ के खेलें। हालात भी अब वैसे नहीं, बच्चा बाहर पहले होता था बाहर खेलते थे, अब तो ये भी बड़े मसले मसाइल हैं। खैर आई एम नॉट डिस्करेजिंग आउटडोर स्पोर्ट्स, मगर जिसका अगर कोई पैशन है तो वो भी मैं चाहता हूँ कि इंडस्ट्री खड़ी हो और उसके लिए मैं जितना सपोर्ट कर बस ये एक पॉइंट जो समझ नहीं आया आवाम को वो ये है, या पेरेंट्स को या फैमिलीज़ को, कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ये छोटी इंडस्ट्री नहीं है और इसमें पैसा भी उस हिसाब से बहुत बड़ा। तो अगर मैं अपनी मिसाल लूँ, लेकिन कहना बुरा है, लेकिन सच्चाई यही है कि जब आप घर पैसा देते हो तो घर वाले खुश हो जाते हैं, फिर उन्हें फिर नहीं डॉक्टर क्यों नहीं बने। हाँ। फिर ये सवाल कोई नहीं करेगा आपसे, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, जब आप घर पैसा दे रहे हो ना ऐसा ही है। तो तब आपसे नहीं पूछेंगे कि तुम इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या क्या हो। ये बात बुरी है लेकिन सच्चाई फैक्ट है, जिंदगी का फैक्ट है भाई। मैं अपने मिसाल बताता हूँ। मेरे बड़े भाई हैं, तो वो ऑब्वियसली ही वाज वर्किंग, वो अब यहाँ नहीं रहते, पाकिस्तान में नहीं रहते, तो वो ही वॉज द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन ऑब्वियसली आफ्टर माई फादर। तो सारे बहन भाई आगे पीछे और उनको खाना वाना, वो फिर उन्होंने ना एवी जॉब छोड़ दी, वो बोर हो गए थे। अच्छा। वो 2 हफ्ते बाद मेरी अम्मी का मूड ही चेंज,
मेला यार ये तो आगे पीछे होती थी। अच्छा बेटा मेरा बड़ा बेटा है, खाना खाएगा, सर्दी तो नहीं लग रही, गोली खा ले, वो तो भाई ताने मेला यार ये भी होता है। तो मैंने ना होता है, जिंदगी में बहुत पहले सीखा मेला भाई पैसे से इज्जत है। डेफिनेटली यही सच्चाई है, मैं कह रहा हूँ। वेला बंदा ना सबको ही जहर लगता है। हाँ, इवन आप अगर डॉक्टर बन के पैसे नहीं कमा रहे ना, नहीं इज्जत आपकी। हाँ एग्जैक्टली। तो ये एक सच्चाई है और ये समझना ज़रूरी है कि इसमें पैसा बहुत है। बिल्कुल। अगर हमारी गेमिंग एज अ प्रोफेशनल एथलीट बनना या प्लेयर बनना ही एक फील्ड नहीं है, फील्ड भी काफ़ी ओपन है। आप अच्छा बोल सकते हो, अच्छी इंग्लिश, आप कास्टर बन सकते हो, कास्टिंग भी काफ़ी अच्छा पैसा दे रही है। तो एक बड़ी बड़ी एक दुनिया है जिसमें अच्छा, इसमें भी एक चीज़ है कि मुझे किसी ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था कि लोग गेमिंग चैनल 3 वजह से देखते हैं। या तो आप कास्टर अच्छे हो, मजाक मस्ती कराते हो, ठीक है, पावे गेम प्ले अच्छा ना हो। कुछ देखते हैं कि यार गेम प्ले अच्छा है, और किसी ने एक मतलब उन्होंने तीसरी चीज भी कोई बताई थी। तो इंटरटेनर अच्छा है, या इस तरह शुगल लगाता है आप वो स्ट्रीमर कहते हैं उसके, ये स्ट्रीमर अच्छा है। हाँ, तो आप स्ट्रीमिंग भी कर सकते, तो ये बिल्कुल फैक्ट है। और स्ट्रीमर को तो ज्यादा लोग देखते हैं। अगर आप नहीं भी अच्छे प्लेयर हो, आप इंटरटेन कर सकते हो आवाम को, तो आपको देखेंगे दुनिया। और मुझे एक गेम, कुछ गेमर से मैं मिला था, वो बता रहे थे कि ये जो सर वो इंडिया का कौन है, ना कैरी मिनाटी कोई इतना खास गेमर नहीं है। नहीं, गेमर तो है ही नहीं, वो सिर्फ गालम गलोच करता है, तो लोगों ने इसको बड़ा फेमस किया हुआ है। डेफिनेटली सेम केस वो डकी, मतलब गेमर डकी आर्मी आएगी बेटा तेरे पीछे। नहीं, डकी को मैं इज्जत करता हूँ, वो अच्छा एंटरटेनर है। मैं कहना चाह रहा हूँ, गेमिंग वो प्रोफेशनली नहीं करता, लेकिन अच्छा एंटरटेनर है। मजाक मस्ती लगा लेते हैं तो लोग जरा एंजॉय करते हैं। हाँ, सही। और ट्विच वगैरह पे करते हो आप? हाँ, ट्विच पे करता हूँ। सही, ट्विच पे स्ट्रीमिंग करता हूँ। तो मतलब बच्चों को ये बताएं, ट्विच अच्छे पैसे देता है ट्विच की स्ट्रीमिंग से? हाँ, बच्चे तो अच्छा कर लेंगे। अगर आप नहीं कुछ अर्न करते तो ट्विच से अच्छा कर लोगे। हाँ, लेकिन हाल ये नहीं कि फेमस होना पड़ता है उसके लिए भी। हाँ, ये नहीं कि अभी आज स्टार्ट किया तो वो तो। हम अक्सर उसका देख रहे होते हैं, यार वो कौन है सर जिसका नाक बहुत बड़ा है? यार वो जिसको हम बोलते हैं नोकिया का चार्जर ही लगा दे बंदा। यार ना वो साइड में नहीं, वो दूसरा यार, वो जो फीफा पे भी गया हुआ था। अच्छा सर, जिसको हम देख रहे थे, रोनाल्डो। हाँ, उसको 18 गोल पड़े थे। स्पीड। हाँ, स्पीड का गेम अच्छा है, लेकिन ये कि उसकी मजाक मस्तियाँ देखते हैं हम बड़ा हंसते हैं उसको देख के। चलो अरसलान, थैंक यू सो मच यार, बड़ा मजा आया आपके साथ मिलकर, और बड़ा रिफ्रेशिंग कॉन्वर्जेशन रही, क्योंकि ये वाली कॉन्वर्जेशन हमें नहीं मिलती सुनने को, क्योंकि कभी इस तरह 1-on-1 हुआ नहीं गेमर के साथ इतना लंबा। सो थैंक यू सो मच, और आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई, एंड आई एम श्योर काफ़ी बच्चे इंस्पायर भी हुए होंगे आपकी जर्नी से। तो अरसलान ऐश किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अच्छे गेमर हैं, सपोर्ट करें, टांगे ना खींचें कि भाई ये तो फ्लूक लगा है तो ये लगा है वो लगा है। सपोर्ट करें, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आ गई मुल्क में डॉलर नहीं है, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये ला रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप ज़रा खुद एवी, तू क्या मैं बोलूँ यार, एवी तू 40,000 की नौकरी कर रहा है, तो उन बच्चों पे लान तान कर रहा है जो माशाल्लाह डॉलर कमा रहे हैं। तो सपोर्ट करें इस इंडस्ट्री को, एंड जैसे मैंने भी कहा कि ई स्पोर्ट्स के लिए मेरी सारी सपोर्ट हाजिर है, सारे प्लेटफॉर्म्स हाजिर हैं। मैं खुद चाहता हूँ ये इंडस्ट्री ग्रो करे और बच्चे आएँ और हम एथलीट्स बनाएं, और ज़रा दुनिया को हम बताएं कि भाई हम खाली दूसरी गेमें नहीं करते, ये वाली गेमें भी बड़ी फिट करते हैं। थैंक यू सो मच अरसलान, बहुत मज़ा आया। तो आपने भी आई होप काफ़ी कुछ सीखा होगा। फॉलो करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/ganjisoy। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे दोबारा मुलाकात होगी, एंड गुड लक टू अरसलान फॉर एम्स्टरडैम। थैंक्स।